दोस्तों ये सारी चीजें अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो पैसा है वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्प्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चलेगा कि क्या आप सही रास्ते पे हो या नहीं, जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का सवाल है। दोस्तों हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का सवाल है, यानी कि आप अपनी उम्र यानी कि एज के हिसाब से आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी में, कितना पोर्शन आपका डेट में एलोकेट होना चाहिए, ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इमरजेंसी फंड के नाम पे आपका कितना अमाउंट होना चाहिए जो कि आपको मदद करेगा आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, और भी बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि अच्छी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हो। मैं अपलश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैल्सी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैल्सी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकैल्सी टीवी को। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको YouTube पे रिकमेंड होते रहें। दोस्तों मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी बनाया हुआ है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको मदद करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। यह ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में तो सबसे पहली चीज जो आपके लिस्ट में आनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड। दोस्तों ये जो इमरजेंसी फंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही चीज हमें मदद करती है जब हम किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पिछले साल 2020 में कोविड पैंडेमिक का सिचुएशन आ गया था और बहुत सारे लोगों को ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशंस में अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हमें कुछ ज्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है दोस्तों। इसी के वजह से एक सफिशिएंट अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में अवेलेबल होना चाहिए ताकि जब भी ऐसे सिचुएशंस आए तो आप आराम से किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर सको। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि इस इमरजेंसी फंड में कितना अमाउंट होना चाहिए जो कि हम कह सकते हैं कि हाँ सफिशिएंट अमाउंट है आपके इमरजेंसी फंड में। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको अपने घर का मंथली एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब यह है कि एक महीने का आपके घर का खर्चा कितना है वो आपको एस्टिमेट करना होगा दोस्तों। जब दोस्तों हम मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या फिर टेलीफोन बिल। इसके अलावा आपका जो भी ग्रोसरी आइटम्स आता है महीने में उसको आपको ऐड करना होगा। अगर दोस्तों आप रेंट पे रहते हो तो आपका मंथली रेंट कितना है वो भी आपको ऐड करना होगा। और अगर आपका खुद का घर है लेकिन आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपका जो ईएमआई जाता है उसको भी आपको एज अ मंथली एक्सपेंस ऐड करना होगा। तो दोस्तों आपको ये सारे नंबर्स ऐड करने होंगे जो कि आपको एक रफ एस्टिमेट देगा आपके मंथली एक्सपेंसेस का। अब दोस्तों जो सिंपल रूल है वो ये कहता है कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, यानी कि आपका 6 महीने का मंथली एक्सपेंसेस जो है वो इकट्ठा होना चाहिए आपके इमरजेंसी फंड में। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो इमरजेंसी फंड है इट शुड बी इक्वल टू जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है वो मल्टीप्लाई बाय 6। तो दोस्तों जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका एज अ इमरजेंसी फंड मिनिमम होना चाहिए आपके पास जब भी आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो दोस्तों समझो अगर आपका ईएमआई और जो भी यूटिलिटी बिल्स है उसको मिला के समझो अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस हो जाता है 40,000 रुपए तो 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो होंगे 2,40,000 रुपीज। तो दोस्तों कम से कम 2,40,000 रुपए आपके पास एज अ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये फंड या तो आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में रख सकते हो। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस इमरजेंसी फंड को एज अ इमरजेंसी ही ट्रीट कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस इमरजेंसी फंड की मदद से वो एक नया टीवी ले आते हैं या फिर नया फ्रिज ले आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है। ये इमरजेंसी फंड जो है ये इमरजेंसी पर्पस के लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इमरजेंसी फंड है ये किसी भी गैजेट्स को खरीदने के लिए यूज नहीं करना चाहिए।
हमें सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए ही इस इमरजेंसी फंड को यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कि इस इमरजेंसी फंड को कैसे यूज न किया जाए नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस इमरजेंसी फंड को एक अलग सेविंग्स अकाउंट में सेव करके रख सकते हो, जो सेविंग्स अकाउंट आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है और उस सेविंग्स अकाउंट का जो एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है, आप उस एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दो और जब भी कोई भी सिचुएशन आती है जो कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है, उस केस में आपके पास एटीएम कार्ड होगा ही नहीं और आप उस सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा जब नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं। अब दोस्तों आप ये पूछोगे कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब आप कैसे अपना पैसा निकाल पाओगे। तो आप अगले दिन बैंक में जाके विड्रॉवल फॉर्म तो हर एक बैंक में होता ही है, उसको फिल करके आप आराम से अपना जो फंड है, जितना रिक्वायरमेंट है, आप उतना निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना ही होगा। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है और उसी हिसाब से हमें इमरजेंसी फंड्स को यूज करना होगा। और दोस्तों जैसे ही आपने इमरजेंसी फंड से थोड़ा सा पैसा यूज कर लिया, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगले 6 महीने के लिए उसमें सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए ताकि अगले इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप रेडी रहो। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहली चीज आप एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट कीजिए। 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस जो हैं, जो वैल्यू मिलती है, उतना अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्विटी यानी कि स्टॉक्स के बारे में। अब दोस्तों जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का सवाल है, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स तो होने चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है दोस्तों, जो कि आपको मदद करेगा अच्छे खासे रिटर्न्स पाने के लिए। अब इमरजेंसी फंड की तरह इसमें कितना अमाउंट आपका होना चाहिए, तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे भी आपको अपनी जो उम्र है यानी कि एज है, उसको माइनस करना होगा 100 से। तो समझो अगर आपकी 30 साल की उम्र है, आप 100 से माइनस करते हो तो आपको मिलता है 70। 100 माइनस 30 इक्वल्स 70। तो दोस्तों जो आपने अमाउंट एलोकेट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से आपका 70% अमाउंट जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए। अब दोस्तों इक्विटी में आप डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है और नॉलेज है तो आप डायरेक्टली जो कंपनीज के शेयर्स हैं उसमें निवेश कर सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि म्यूचुअल फंड में एक सेट ऑफ कंपनीज होती है, तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप इनडायरेक्टली उन सेट ऑफ कंपनीज में निवेश कर रहे हो जो कंपनीज उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अवेलेबल हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उस वीडियो में समझाया है कि किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए और कैसे म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से और आपकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन इक्विटीज में या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 40 है तो आपको 60% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी उम्र के हिसाब से आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आप कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट एलोकेट करते हो इक्विटीज में या फिर शेयर्स में। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी आती है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। तो जैसे कि आपको पता होगा इक्विटी या फिर शेयर्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपका प्लान ये है कि अगले 10 से लेके 15 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना है इक्विटीज में, तो ही आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। नहीं तो कई सारे फिक्स्ड इनकम एसेट्स भी अवेलेबल हैं दोस्तों जिसमें आप निवेश कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे तीसरे एसेट के बारे में जो हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो दोस्तों वो है गोल्ड। दोस्तों फीमेल्स को तो ज्वेलरीज बहुत पसंद है, तो ये जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती हैं ये एज अ इन्वेस्टमेंट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों गोल्ड को आप दो तरीके से खरीद सकते हो, एक तो फिजिकल गोल्ड होता है यानी कि जब भी आप ज्वेलरी बनाते हो, या फिर दूसरा जो है वो ई गोल्ड होता है यानी कि ऑनलाइन जो गोल्ड के रेट्स हैं उसी के हिसाब से आप ई गोल्ड भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों जैसे हम म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हैं ऑनलाइन, उसी तरह गोल्ड को भी खरीदा जा सकता है ऑनलाइन। तो दोस्तों आप 5 to 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, और ये भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेट के बारे में।
तो दोस्तों जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि 20 to 25% या फिर 30% जो बचा हुआ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया हमारे एज के हिसाब से, तो वो अमाउंट आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए दोस्तों। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, जैसे कि आपका फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गया, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो पीपीएफ है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि अगर पीपीएफ आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं है एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, तो आपको आज ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीपीएफ को हम एज अ रिटायरमेंट फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 इयर्स। पीपीएफ में मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो में आपको एक्सेल कैलकुलेटर एग्जांपल्स के जरिए समझाया हुआ है, मंथली इंटरेस्ट और ईयरली कंपाउंडिंग कैलकुलेट करके। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। दोस्तों आप उस वीडियो में ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से आप अपने पीपीएफ अकाउंट में अपना रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट आपका ऐसा इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और भी कई तरीके के सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों ये सारे सेविंग स्कीम्स जो हैं ये गारंटीड रिटर्न्स देते हैं, इसीलिए इन सेविंग स्कीम्स को हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं समराइज करूं, सबसे पहले चीज आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सफिशिएंट इमरजेंसी फंड जो है वो आपके अगले 6 महीने के जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको हैंडल कर पाएंगे, तो इतना अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि इक्विटी। तो दोस्तों इक्विटी के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके एज के हिसाब से आपको इक्विटी में आपका अमाउंट एलोकेट करना चाहिए। समझो अगर आपकी उम्र 30 इयर्स है तो आपको 100 माइनस 30 यानी कि 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्विटी में डालना चाहिए, वाया स्टॉक्स या फिर वाया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तीसरी चीज जो है वो है गोल्ड। तो 5 to 10% आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो इसमें एलोकेट कर सकते हो। दोस्तों ये ऑप्शनल है, गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पीपीएफ और भी कई तरीके की सेविंग स्कीम्स जो कि बैंक्स में या फिर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो पैसा है वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्प्रेड कर रहे हैं, यानी कि इक्विटी एक चीज हो गई जो आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स देती है, और डेट हो गया जो कि थोड़ा सा लो रिस्क होता है और लो रिटर्न्स देते हैं। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।